ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अब हम लोग सर्जरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ज़ाहिर जीआईटी। अब जीआईटी के दो पोर्शंस हैं। मैंने ऑलरेडी भी बताया कि हमारे पास अपर जीआईटी है और उसके बाद हम लोअर जीआईटी कवर करेंगे। सो अपर जीआईटी के अंदर फर्स्ट पोर्शन इसोफेगस की एनाटमी हमने कर ली है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपने पढ़नी। एक बात मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ बेटे कि एक भी सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना 100%, तो वो सब्जेक्ट बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे सिर्फ फार्माकोलॉजी भी अगर पढ़ ली जाए ना, तो ज़ाहिर सारी बीमारियों के लिए दवाइयाँ हैं ना उसमें, और साथ में आप बीमारियों का भी कॉन्सेप्ट ले लेते हो, तो आप देखोगे कि बाद में आई है, ईएनटी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फार्मा बहुत अप्लाई हो रही होती है, आपको हेल्प करती है। अब बार बार जीआईटी की यही कंडीशन है ना, अगर आपने रॉबिन से पैथोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ी हुई है तो सर्जरी और मेडिसिन पढ़ना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यही सारी चीज़ें आप पैथोलॉजी में पढ़ के आए हुए हैं, गर्ड क्या है, हाइटस हर्निया क्या है, मतलब पैथोलॉजी में आप ज़ाहिर है इसकी पैथो पढ़ के आए हैं ना। अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यही दोबारा हमने मेडिसिन में भी डिटेल में पढ़ना है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और यहाँ हमारा मेजर फोकस सर्जिकल ट्रीटमेंट है। बाकी जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो तो सेम ही है। तो कोई एक भी सब्जेक्ट प्लीज़ अच्छे से पढ़ा करें, हरी में ना रहा करें कि ये चीज़ अब जल्दी जल्दी हो जाए, शॉर्ट वीडियो से हो जाए, पास पेपर हो जाए, ऐसे ना किया करें। कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आप फुली करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बार ओके सो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो इसोफेगस में हम लोगों ने स्टार्ट करना था गर्ड से, ठीक है। सो गर्ड क्या होता है या जर्ड जो भी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नाम ही हमें ये बता रहा है कि इसमें क्या होना है, गैस्ट्रोइसोफेजियल, यानी गैस्ट्रिक से कोई चीज़ इसोफेगस में जानी है, रिफ्लक्स होना है। अब जो रिफ्लक्स है ना वो नॉर्मली भी होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़ाहिर है जब वो उधर पैथोलॉजी करेगा, सिम्टम कॉज करेगा, तो फिर हम उसके आगे डी यानी डिजीज़ का वर्ड भी ऐड कर देंगे। नंबर 2 चीज़ हमने हर्निया पढ़ी। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इसोफेगस है ये एक हाइटस के थ्रू ओपनिंग है, उसके थ्रू आ रहा होता है, डायाफ्राम के अंदर इंटर होता है। सम टाइम ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ये ऊपर चली जाएगी थॉरेक्स में, ठीक है, तो वो हर्निया बन जाएगा। इसी तरह शायद ये फंडस भी चला जाए, एक टाइम आएगा कर्वेचर्स भी जाएंगे, स्प्लीन भी जाएगी, बहुत सारी कोलोन भी जा सकती है। तो दैट इज़ हाइटस के इस ओपनिंग के थ्रू ये चीज़ें प्रोट्रूड होंगी। हर्निया का क्या मतलब होता है, प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन थ्रू इट्स कंटेनिंग कैविटी ना, वही हर्निया होता है। यहाँ पे भी वही सीन है कि ये पोर्शन यहाँ से ऊपर प्रोट्रूड हो रहा होगा। ओके, डायवर्टिक्यूला कहते हैं बेसिकली बेटे आउट पॉकेट को ना, ये एक इसोफेगस है और इधर प्रेशर लग रहा है या जो भी कॉजेज हैं आगे चल के बात करेंगे, ट्रैक्शनल होता है, वर्जन होता है, तो यहाँ पे ना ऐसे आउट पॉकेट सा एक बन जाता है, आउट पाउच सा बन जाता है। ये जो पाउच बनता है इसको हम कहते हैं डायवर्टिक्यूला। सो डायवर्टिक्यूला के बारे में पढ़ेंगे। एकलेजिया क्या है, एकलेजिया ये है कि आपका ये जो आपका जो इसोफेगस है, नॉर्मली इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कंस्ट्रक्टेड रहता है और ये स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब जब भी खाना आता है ना, यहाँ खाना आता है, तो ये जो स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाता है ताकि खाना इजीली नीचे स्टमक में एंटर कर जाए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसी कंडीशन है कि जब खाना आ रहा है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स आ रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिलैक्सेशन ये मजीद कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, सो खाना आपके स्टमक में एंटर ही नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम एकलेजिया कहते हैं। इसोफेजियल स्पैज्म, इसोफेजियल परफोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके अंदर कहीं पे भी रास्ते में परफोरेशन क्रिएट हो जाएगी तो ज़ाहिर है कंटेंट जो है वो सर्वाइकल रीजन में भी जा सकता है, थोरेसिक रीजन में भी जा सकता है, एब्डोमिनल रीजन में भी जा सकता है। बहुत सारे मसले इससे कॉज होंगे और ये परफोरेशन ज़्यादातर क्रॉसिव इंजरीज़ के बाद क्रिएट होती हैं। सो उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। एमरजेंसी होती है पेशेंट को ट्रीट करना, मैलरी विस सिंड्रोम, और उसके बाद ये ब्योर हैव सिंड्रोम, ये जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये दो तरह के सिंड्रोम हैं। इनमें हम देखेंगे कि एक वॉमिटिंग होती है पेशेंट को और एक में नहीं होती, ठीक है। सो इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिर कॉसेटिव या क्रॉसिव इंजरीज जो एसिड या अल्कली या कोई केमिकल पीने के बाद हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसोफेजियल कार्सिनोमा। और वैसे हमने गर्ड की कॉम्प्लिकेशन में ही बैरेट्स को डिस्कस करना है, लेकिन ये मैंने साइड पे इसलिए लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। और लास्टली हम कुछ नॉन नियोप्लास्टिक इंजरीज़ की भी बात करेंगे। सो ये बस आसान सा आपका कॉन्सेप्ट है सारे का सारा इसोफेगस का। इसमें मैं अगर कहूँ तो सारा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको पास पेपर्स दिखाऊंगी, सब में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स की बात कर लें तो उसमें से गर्ड आना चाहिए, बैरेट इसोफेगस आना चाहिए, कार्सिनोमा आपको आना चाहिए, और परफोरेशन की मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ताकि कोई MCQ वगैरह आ जाए तो आप उसको रूल आउट कर सकें। ओके सो स्टार्ट करते हैं बेटे। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स है ये नॉर्मली भी होता है, यानी कुछ नॉर्मली
आपके जो गैस्ट्रिक का कंटेंट होता है ज़ाहिर कनेक्टेड जो है इसोफेगस के साथ, तो यहाँ से ऊपर जाता रहता है, थोड़ा बहुत जाता है नॉर्मली, जो कि इतनी कोई मेजर वहाँ पे क्लिनिकल साइन सिम्टम कॉज नहीं करता। लेकिन इफ़ अगर स्टमक का एसिड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और वो इसोफेजियल लाइनिंग को इरिटेट करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, वहाँ सिम्टम्स कॉज करना शुरू कर देगा। तो जब सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उन सिम्टम्स की प्रोडक्शन को फिर हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो फिर हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, डिजीज़ का जो वर्ड है वो ज़ाहिर है ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आपने और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 20 to 40% पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें समझनी है कि अगर नॉर्मली भी ज़ाहिर है ये वहाँ पे कनेक्शन है, इसोफेगस कनेक्टेड है स्टमक के साथ, तो नॉर्मली इतना एसिड ऊपर क्यों नहीं जाता कि सिम्टम्स हो, नॉर्मली क्यों नहीं जाता, और जब जाता है तो फिर क्यों जाता है, क्या इसका कॉज बनता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं बेटे कि जब जब ये एसिड ऊपर जाएगा और ये जो लोअर थर्ड ऑफ इसोफेगस है इसकी लाइनिंग को इरिटेट करेगा, तो इनिशियली पेशेंट को हार्ट बर्न, रीगर्गिटेशन और डिस्पीजिया हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम ज़ाहिर है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलेंगे। लेकिन ज़ाहिर है बार बार एसिड उस चीज़ को डिस्टॉर्ट करेगा, तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, इसोफेजाइटिस हो जाएगा। अब कंटिन्यूसली इसोफेजाइटिस है तो बॉडी क्या करेगी कि इस स्ट्रेस को निकलने की कोशिश करेगी ना, और निकलने के लिए वो मेटाप्लेजिया कर देगी, यानी यहाँ जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसको कलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस कर देगी। तो पहले गर्ड होता है, फिर वो इसोफेजाइटिस में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ पे बैरेट इसोफेगस बनता है। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है, एपिथेलियम एक्सचेंज होता है, और बैरेट इसोफेगस को भी अगर ट्रीट ना किया जाएगा तो ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है ये एक मसला है, यानी अगर गर्ड है किसी को तो इसको आपने रूल आउट करना है, ट्रीट करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कंटिन्यूस इरिटेशन से वहाँ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, रिकरेंट होगा, तो बॉडी अपनी तरफ से अडेप्ट करके उसको बैरेट में कन्वर्ट करेगी और बैरेट में बहुत जल्दी कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। तो ये अब आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो अब हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मली आपके पास ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है ये तो होता थोड़ा बहुत होता है, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा एसिड ऊपर नहीं जाता कि साइन सिम्टम हो जाए। क्यों? वो इस वजह से नहीं जाता बेटे कि आपका जो लोअर इसोफेजियल सफेंटर है ना, यानी कि यहाँ पे जो सफेंटर है स्टमक के साथ, ये सफेंटर कंस्ट्रिक्टेड रहता है नॉर्मली, और इसके अंदर तकरीबन 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक का प्रेशर होता है, और इस प्रेशर की वजह से ये कंस्ट्रक्टेड रहता है। ना सिर्फ ये लोअर इसोफेजियल सफेंटर कंस्ट्रक्टेड रहता है, बल्कि ये एक वाल्व की तरह भी एक्ट करता है। जब भी इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्रा पेरिटोनियल प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये फ़ौरन बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो ज़ाहिर रिफ्लक्स ऊपर नहीं जाता है। तो जो लोअर इसोफेजियल सफेंटर है, यानी डिस्टल तकरीबन 4 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है, ये नीचे ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से, एक बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब ये स्मूथ मसल से बना हुआ है और इसके अंदर प्रेशर तकरीबन 10 से 25 तक होता है, और जब भी आपके एब्डोमेन में या स्टमक में नीचे प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये स्मूथ मसल एज अ वाल्व एक्ट करते हैं और ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है और क्लोज हो जाता है। हेंस स्टमक से कोई भी एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये जो लोअर इसोफेगस है ये एक वाल्व की तरह एक्ट कर रहा है। नॉर्मली अगर ये कंस्ट्रक्टेड ही रहता है तो नॉर्मली खाना आपको बता दिया कैसे पास होता है, पेरिस्टालसिस के थ्रू। तो हमने कहा कि आपका ये जो इसोफेगस है ये स्टमक के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर ज़ाहिर है गर्ड होता है, अब बाकी लोगों के अंदर नहीं होता। तो वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि लोअर इसोफेजियल सफेंटर जो है वो एक वाल्व की तरह एक्ट करता है। उसमें 20 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक का प्रेशर है, और जब भी प्रेशर रेज्ड होता है तो वो क्लोज हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो वो इसोफेगस को स्टमक के एसिड से एक्सपोज होने नहीं देता। अब बात ये समझनी है कि तो जिन लोगों के अंदर गर्ड होता है वो क्यों होता है, तो ज़ाहिर है वो इस वजह से होता होगा कि जो लोअर इसोफेजियल सफेंटर है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स पड़ा हुआ होगा, और जब वो रिलैक्स पड़ा होगा तो एसिड बार बार ऊपर जा रहा होगा। अब इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल सफेंटर कब होता है, ठीक है, ये कब होता है तो आपने याद रखना है कि नॉर्मली मैंने आपको कहा कि इसकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। जब इसकी लेंथ लेस देन 2 सेंटीमीटर है ओवरऑल, या इसकी जो इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन वाली लेंथ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, या फिर बेटे इसके अंदर जो प्रेशर है वो लेस देन 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्रिएट हो रहा है, हालांकि वो 10 to 25 होना चाहिए था। ठीक है, सो तब हम कह देते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंट है। अब इसको इनकॉम्पिटेंट बनाने में बहुत सारी ड्रग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और आपकी डाइटरी हैबिट्स, अगर आप बहुत कैफीन ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो, तो वो भी इस एरिया को इनकॉम्पिटेंट बना देगा। तो एक मेन रीज़न तो गर्ड की क्या है,
कि आपका लोअर इसोफेजियल स्फंक्टर क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। अदर रीजंस क्या हो सकती हैं, कब ये ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, या गर्ड बहुत ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी जिसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है तो कुछ ना कुछ एसिड जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसी तरह ओबेसिटी में भी प्रेशर जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल इन्हेंस होता है, दैट्स वाई ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप फैटी मील ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, आपका कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको क्या करता है, गर्ड कॉज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा वही बात है कि अगर आप स्मोक कर रहे हो या आप बहुत स्पाइसी फूड लेते हो तो उसमें ज़ाहिर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा, और एसिड जब ज़्यादा बन रहा है तो उसने ऊपर तो आना ही आना है। तो ये सारे फैक्टर इसकी पैथोलॉजी को कंट्रीब्यूट करते हैं ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके पेशेंट किस तरह से आएगा, पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इसमें ना हम एक ट्राइड याद रखते हैं। उस ट्राइड में आपने याद रखना है कि 2 तरह के सिम्टम्स होंगे, एक तो टिपिकल यानी जो इंडिकेट करते हैं कि ये है ही गर्ड है, गर्ड रिलेटेड, और कुछ साथ में एटिपिकल सिम्टम्स हैं, और ये एटिपिकल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कोर्स से समझने हैं। सो टिपिकल सिम्टम्स के अंदर बेटे 3 मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्या होगा कि रिट्रोस्टर्नल हार्ड बर्न की कंप्लेन होगी। क्या होगी, रिट्रोस्टर्नल हार्ड बर्न जो है, पेशेंट कहेगा जी ये इधर स्टर्नम की रिट्रो यानी लेटरल या पोस्टीरियर साइड पे वो आपको बता रहा होगा कि मुझे जी पेन सा होता है, जलन सी होती है। ठीक है। नंबर 2 क्या हो सकता है कि जो आपका एपिगेस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर क्या होगा, पेन होगा। और नंबर 3 ज़ाहिर रीगर्गिटेशन, वो रीगर्गिटेशन होती होगी, ऐसे रिफ्लक्स ऊपर आता होगा इसोफेगस में, मुंह तक भी एक बिटर या सॉर सा टेस्ट आता होगा। ठीक है। और साथ में पेशेंट की डिस्फेजिया की कंप्लेन, लेकिन ये ट्राइड आपने याद रखना है, और डिस्फेजिया की भी कंप्लेन हो सकती हैं। ठीक है, ये इतनी कॉमन नहीं है। सो रिट्रोस्टर्नल हार्टबर्न है, एपिगेस्ट्रिक पेन है और रीगर्गिटेशन है, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं। कुछ हमारे पास एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं जिनको हम लोग एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि जब रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगा तो मे बी वो लैरिंक्स को जाके इरिटेट करे। ठीक है, या फिर वो ट्रैकिया वाली साइड पे चला जाए। तो अगर ये लैरिंक्स और ट्रैकिया को इन्वॉल्व करेगा बेटे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पेशेंट को एस्थमा लाइक फीलिंग्स हो सकती हैं, क्रॉनिक कफ के साथ वो आपके पास प्रेजेंट कर सकता है, लेरेंजाइटिस के साथ वो आपके पास प्रेजेंट करेगा, या सॉर थ्रॉट के साथ, या सॉर थ्रॉट के साथ वो बिटर टेस्ट के साथ भी आ सकता है। ठीक है। और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन भी हो सकता है। सो बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है ओपीडी में, मेडिसिन का एक पेशेंट आ रहा है वो चेस्ट पेन बता रहा है, तो क्या ये सिर्फ कार्डियक ओरिजिन होगा? नहीं, वो कार्डियक भी हो सकता है, वो नॉन कार्डियक यानी रेस्प रिलेटेड भी हो सकता है, और आपने याद रखना है वो GIT रिलेटेड भी हो सकता है और गर्ड रिलेटेड भी। मुझे याद है एक पेशेंट था और मैं उसको चेस्ट पेन था, तो मैंने कहा इसका MI होगा, तो मेरी खासी बेइज्जती हुई। हालांकि वो गर्ड का पेशेंट था, उसको साथ हार्ट बर्न था, होता था चला जाता था, होता था चला जाता था, वो कुछ दवाइयाँ भी ले रहा था तो जिसके अंदर एंटीएसिड्स वगैरह थी। तो खैर मैंने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं ली, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है। सो रिट्रोस्टर्नल पेन हो सकता है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है, रीगर्गिटेशन हो सकती है, और एटिपिकल सिम्टम में उसका चूँकि साथ में ट्रैकिया वगैरह एसोसिएटेड है तो एस्पिरेशन भी हो सकती है, एस्थमा भी हो सकता है, कफ हो सकती है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, सॉर थ्रॉट या इवन चेस्ट पेन के साथ भी वो आ सकता है। अब बात ये है कि आपने इस पेशेंट को किस तरह से डायग्नोज करना है और किस तरह से ट्रीट करना है और क्या कॉम्प्लिकेशन है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए सर्जरी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके फाइनल ईयर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पेशेंट की डायग्नोसिस किस तरह से होनी है।